हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्मार्ट 97 में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा 38 टॉपिक है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, उग्रवादियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश, मोंटेग्यू की घोषणा को आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। और ये जो अधिवेशन था 1916 को हुआ था और उग्रवादियों का कांग्रेस में इसमें पुनः प्रवेश हुआ था। ठीक है, हमने देखा था पिछले वीडियो में कि किस तरह से उग्रवादी और उदारवादियों दोनों में 1907 में क्या होता है, दोनों में मतभेद हो जाता है। एक उग्रवादी सोचते हैं कि हम क्रांतिकारी परिवर्तन लाके अंग्रेजों को हम हमारे देश से बाहर करेंगे, और उदारवादी ये सोचते हैं कि हम उन्हें संवैधानिक तरीके से उनको अपने देश से बाहर करके स्वराज्य प्राप्त करेंगे। तो अब देखिए, इसमें जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, इसमें क्या होता है, उग्रवादियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हो जाता है। ठीक है, 1916 में देखिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया जाता है। ठीक है, 1916 में। ठीक है ना। अब देखिए, उसका जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं उदारवादी नेता थे, वो है अंबिका चरण मजूमदार। उनकी वे क्या थे, अध्यक्ष थे उस समय। ठीक है ना, उस अधिवेशन में। अब आगे देखिए, इस अधिवेशन को सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि गरम दल का कांग्रेस में पुनः प्रवेश था, क्योंकि इसी अधिवेशन में ही जो गरम दल यानी जो क्रांतिकारी लाना चाहते थे, जो उग्रवादी थे, वो 1907 के सूरत विभाजन के समय अलग हो गए थे, जो कि 1916 में ऐड हो गए फिर से कांग्रेस में। ठीक है, और इसके कई कारण भी थे, जैसे कि पुराने विवाद अब अर्थहीन हो गए थे। ठीक है, और आगे देखिए, कांग्रेसियों ने महसूस किया कि विभाजन से राष्ट्र आंदोलन की राजनीतिक प्रक्रिया में बाधा आ गया है, और एनी बेसेंट और तिलक ने दोनों दलों, उग्र और उदारवादियों की एकता में सराहनीय प्रयास भी किए। हमने इससे पहले दोनों के बारे में देखा था, एनी बेसेंट और तिलक जी के बारे में, कि इन्होंने किस तरह से आंदोलन में भाग लिया था, होम रूल आंदोलन चलाया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता, दो बड़े नेताओं की मृत्यु से कांग्रेस में एकता का अनुभव हो गया था, यानी एकता का अनुभव तो हो ही गया था। अब देखिए, एक ट्रिक देखते हैं, 39 नंबर ट्रिक। ठीक है, हमने अभी तक बहुत सारे ट्रिक देख चुके हैं, और ये जो ट्रिक होता है हमें समझाने के लिए होता है, ना कि याद करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, लखनऊ में कांग्रेस और लोग ने 16 बार हाथ मिलाया। ऐसे ही मजाक मजाक में इसको एक दो बार बोल लीजिए कि लखनऊ में कांग्रेस और लोग, मतलब उग्रवादियों ने 16 बार हाथ मिलाया है। 1916 में हुआ था। ठीक है ना, कहाँ, लखनऊ अधिवेशन में। और इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस थे और क्या थे, उग्रवादी थे। दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के सामने, यानी एक दूसरे से हाथ मिला लिया। फिर से जो गरम दल था और जो नरम दल था फिर से मिल गए थे। ठीक है, 1907 में क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, और 1916 में आपस में मिल जाते हैं। तो ये छोटा सा ट्रिक था, ऐसे ही ट्रिक ना, मतलब समझने के लिए ही था, काफ़ी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने इसको बनाया था। ठीक है, और इससे पहले अगर आप इससे पहले का ट्रिक अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे कुछ पुराने वीडियो को देखिए, और अगर इससे आगे का ट्रिक देखना चाहते हैं तो हमारे आगे आने वाले वीडियो को देखिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारे न्यू नोटिफिकेशन मिलेंगे हमारे चैनल के बारे में। ठीक है ना, और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ठीक है, आगे देखिए, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस प्रकार होता है। देखिए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया था। ठीक है ना, और एक उपलब्धि था ये भी, और एक दूसरे के करीब आकर सरकार के समक्ष अपनी समान मांगे प्रस्तुत की, कि उनके जो भी मांगे थे समान रूप से वो एक साथ प्रस्तुत भी किया। अब देखिए, मुस्लिम लीग के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समीप आने के कई कारण भी थे, यानी किस कारण से मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समीप आए, इसके कई कारण थे। जैसे कि 1912 से लेकर 13 के जो बाल्कन का युद्ध हुआ था। ठीक है ना, ब्रिटेन ने तुर्की को, बाल्कन का युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की की सहायता से इनकार कर दिया था, यानी तुर्की का सहायता नहीं किया था ब्रिटेन ने, जिससे युद्ध में तुर्की को शक्ति क्षीण हो गया, वो लगभग हार ही गया समझे। और उस समय तुर्की शासक का घोषणा था कि अभी, मतलब जो भी सभी मुसलमानों का जो मुखिया होगा, यानी जो खलीफा होंगे, है ना, यानी यानी उस समय तुर्की शासन का घोषणा था कि सभी मुसलमानों का जो मुखिया होगा वो खलीफा होगा।
इसीलिए भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के साथ भी थी और मुसलमान क्या थे, वो ब्रिटेन से नाराज थे। अतः मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से सहयोग करने का निश्चय किया, जो ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन चला रही थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का सहयोग करने के लिए ही निश्चय किया, क्योंकि उस युद्ध में देखिए हुआ ये था कि मतलब एक तरह से ये समझिए कि उस समय ब्रिटेन ने तुर्की की सहायता करने से इनकार कर दिया। ठीक है ना। जिससे तुर्की क्या हो गया, तुर्की चीड़ हो गया ना। और उस समय तुर्की मुसलमानों के लिए बहुत ही, क्योंकि वहीं पे मुख्य खलीफा भी थे। ठीक है ना। तो इस तरह जब मुसलमान ब्रिटेन से नाराज थे, तो इसी वजह से जो मुस्लिम लीग था वो कांग्रेस का साथ दिया। ठीक है। अब देखिए बंगाल विभाजन रद्द। ठीक है। यहाँ पे देखिए बंगाल विभाजन रद्द 1911 से, बंगाल मतलब जब बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था वह 1911 में रद्द हो गया था। ठीक है। तो बंगाल विभाजन का समर्थन करने वाले मुसलमानों को बहुत ज़्यादा निराशा हुआ और उन्होंने कांग्रेस का साथ देने का निश्चय किया। आगे देखिए अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना न होने तथा सरकारी सहायता न मिलने से भी शिक्षित मुसलमान, यानी जो सरकार थे, यानी जो अंग्रेज था उससे क्या थे, वो रुष्ट थे। ठीक है ना, उससे नाराज थे। और 1912 में देखिए मुस्लिम लीग का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। ठीक है। 1912 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन था। अब देखिए कांग्रेस का अधिवेशन अलग होता है, मुस्लिम लीग का अधिवेशन अलग अलग होता है, उनका सम्मेलन ही समझे। ठीक है ना। पूरे वहाँ के जो सदस्य होते हैं वहाँ पे आते हैं और मीटिंग करते हैं। ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने स्वशासन स्थापना का निश्चय किया और कांग्रेस का सहयोग करने का भी उसने निश्चित किया। ठीक है ना। उन्होंने कांग्रेस का सहयोग दिया। अब देखिए लखनऊ समझौता के कुछ प्रावधान थे, जैसे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते को लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी जब भी अगर आपके दिमाग में लखनऊ समझौता का नाम आए, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये क्लिक कर लेना चाहिए कि उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का समझौता हुआ था। ठीक है। इसके मुख्य प्रावधान थे जैसे कि कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को लीग ने स्वीकार किया था। कांग्रेस ने भी मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को भी स्वीकार कर लिया था। यानी जो कांग्रेस चाहता था, कांग्रेस ने भी यह स्वीकार कर लिया कि जो मुस्लिम लीग है, यानी जो मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था होगा वो होगा, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया था। ठीक है। आगे देखिए केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में निर्वाचित भारतीय सदस्यों का यानी कि देखिए 9 भाग में 1 भाग, ठीक है ना, भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया। यह तय हुआ कि सभा में कोई प्रस्ताव को 4 में से 3 भाग के जो सदस्य होंगे उनका विरोध करे तो उसे पास नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। यानी यदि 4 भाग में से 3 भाग के लोग उसका विरोध करें तो कोई भी जो प्रस्ताव होगा वो क्या होगा, पास नहीं होगा। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में भारतीय सदस्यों का संख्या का कुछ भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित भी कर दिया गया। अब ये था। अब आगे देखते हैं समझौते की प्रकृति क्या था। तो समझौते के पश्चात कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने सरकार के समक्ष संयुक्त मांगे पेश की, जो इस प्रकार थी। दोनों ने संयुक्त मांगे पेश की जिसमें कि सरकार भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन देने की शीघ्र घोषणा करे, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए तथा अधिक अधिकार प्रदान करें, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के आधे सदस्य भारतीय हों और विधान परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष हो, भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिया जाना चाहिए, न कि भारतीय कोष से। ये था आपका ये समझौते का जो प्रकृति था। ठीक है ना। यहाँ पे समझौते की प्रकृति आप इसको नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से आपको हर चीज़ जितने भी आपको पढ़ाता हूँ आपको नोट कर लेना चाहिए। हालांकि मैं इसका PDF अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन आपको इसका अगर आप इसको नोट करते जाए ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। आप इसको शॉर्ट नोट खुद से बना सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा आप एक दिन में नहीं रिवाइज कर सकते। ठीक है। आप अगर मेरा वीडियो दोबारा देखते हो रिवाइज के लिए तो कितना आप देख पाओगे, इसलिए आप खुद से नोट बना लीजिए। और मैं ये भी बोलता हूँ कि जब आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन ये भी सच है कि आपको थोड़ा सा नोट बना लेना चाहिए, शॉर्ट नोट। ठीक है। आगे देखते हैं समझौते का समालोचना करते हैं कि क्या कमी था क्या ज़्यादा था। ठीक है ना। तो समझौते के प्रावधानों में दूरदर्शिता का अभाव था। ठीक है।
सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार करने से राजनीतिक दो अलग अलग दिशाओं में प्रारंभ हुए। ठीक है ना। अब देखिए हिंदू मुस्लिम को साथ लाने का इसमें प्रयास था, वो भी क्या था, नगण्य था, यानी वो एक तरह से असफल ही था, उनका जो प्रयास था वो नहीं हो पाया था। और इसी के फलस्वरूप अगस्त 1917 में मोंटेग्यू घोषणाएं सार्वजनिक की गई। यानी इसी, दोस्तों माफ कीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल एरर की प्रॉब्लम से आवाज़ थोड़ा सा स्पष्ट नहीं आ पा रहा था। ठीक है, तो अभी आवाज़ आपको क्लियर आ रहा है ना। ठीक है, कमेंट कीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छे से नहीं बने हैं तो मैं दोबारा इस वीडियो को बना दूंगा। ठीक है, या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ थोड़ा सा नहीं आ पा रहा था। देखिए अब यह हमने ये देखा कि इसी के फलस्वरूप अगस्त 1917 में मोंटेग्यू घोषणाएं सार्वजनिक की गई थी। ठीक है, अब मोंटेग्यू घोषणा इसके बाद ही आया था 1917 में, क्योंकि इसी की वजह से मोंटेग्यू घोषणा आया था। ठीक है, तब देखते हैं मोंटेग्यू की घोषणा तो क्या था 1917 में। देखिए भारतीय राज्य सचिव ये थे। ठीक है ना, मोंटेग्यू ये क्या थे, भारतीय राज्य सचिव थे। और 20 अगस्त 1917 को कॉमन्स सभा में ब्रिटिश सरकार के उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। ठीक है, ये घोषणा क्या था, महामहिम सम्राट की सरकार की नीति जिससे भारत सरकार भी पूर्ण सहमत है, यह है कि भारत शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों की भागीदारी उत्तरोत्तर बढ़े, स्वशासी संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो, जिससे अधिकाधिक प्रजाति करते हुए भारत में उत्तरदायी प्रणाली की स्थापना हो और यह ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार जिन पर भारत के लोगों की भलाई और उन्नति है, ठीक है ना, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो भलाई और उन्नति का उत्तरदायित्व है, वही समय तथा प्रत्येक उन्नति की मात्रा को सुनिश्चित करेंगे। ये था उनका घोषणा। यानी अब इसका महत्व देख लेते, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इसमें ये बोल रहा है कि भारत के प्रत्येक विभाग में भारतीयों की भागीदारी उत्तरोत्तर बढ़े, यानी भारतीयों की जो भागीदारी है वो बढ़े, यानी कि जो भी भारत में जो सभा है वहाँ पे भारतीयों की भागीदारी भी बढ़े। स्वशासी संस्थाओं यानी कि उनका धीरे धीरे विकास भी हो। ठीक है ना, जो स्वशासी संस्था है उनका धीरे धीरे विकास हो, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए भारत में उत्तरदायी प्रणाली की स्थापना की हो। ठीक है ना, और ये ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भी आगे बढ़े। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार जिन पर भारत के लोगों की भलाई और उत्तरदायित्व का उन्नति का उत्तरदायित्व है हो, वे समय तथा प्रत्येक उन्नति की मात्रा को सुनिश्चित करेंगे। ये ब्रिटिश सरकार के लिए। ठीक है, अब देखिए ये वाला, ठीक है ना, लास्ट वाला। अब देखिए मॉन्टेग्यू घोषणा का जो महत्व उसको देखते हैं। घोषणा के बाद स्वशासन की स्थापना की मांग में विद्रोह की संभावना समाप्त हो गया। यानी अब स्वशासन, देखिए इसमें क्या था कि इसमें थोड़ा सा स्वशासन दे दिया था, या इसमें ये कहा गया था कि भारत शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों की भागीदारी बढ़े। जब भारतीयों की भागीदारी बढ़ेगा तो क्या होगा कि, तो इससे क्या होगा, विद्रोह की संभावना क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी अब विद्रोह नहीं करेंगे जो करना चाहते थे। तो अब देखिए 1909 के जो मोर्ले की घोषणा से उत्पन्न जो असंतोष था वो भी इस मोंटेग्यू की घोषणा से समाप्त हो गया। ठीक है, हमने 1909 के मोर्ले की घोषणा को भी अच्छे से विस्तार से समझा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भारतीयों को इसमें क्या आपत्ति थी। ठीक है ना, हालांकि ये इसमें भागीदारी बढ़ाने के बाद हुआ था, लेकिन भी भारतीयों को कुछ आपत्ति थी, और ये क्या आपत्ति थी अभी देखते हैं। तो समय सीमा निश्चित नहीं किया गया था। ठीक है, इसमें समय सीमा निश्चित नहीं किया गया था कि कब तक ये सब हो पाएगा, और उत्तरदायी शासन की प्रकृति और प्रगति के संबंध में निश्चित करने का अधिकार केवल सरकार के ही हाथों में था। यानी वो सरकार, यानी अंग्रेज सरकार के ही हाथों में था। तो इसीलिए ये दो चीज़ें भारतीयों को आपत्ति हो रहा था। ठीक है ना, इन दोनों चीज़ों की वजह से। तो ये था दोस्तों। मैं अभी फिर से आपको एक बार कहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे स्मार्ट 97 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे स्मार्ट 97 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको हमारे नए वीडियो मिलेंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं तो आप कुछ वीडियो नहीं भी देख पाएंगे। ठीक है ना, आप सब्सक्राइब करने के बाद ही आप हमारे सभी वीडियो को देख पाएंगे। अब आप देखिए जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ, यानी 1919 से लेकर 1939 तक। ठीक है ना, अब काफ़ी आगे हम लोग जा चुके हैं। ठीक है ना, 1919 से अभी अब आगे जाना है। तो राष्ट्रवाद के पुनर्जीवित होने के कुछ कारण देख लेते हैं कि राष्ट्रवाद क्यों पुनर्जीवित हो पाया। क्योंकि देखिए थोड़ा सा नगण्य हो गया था पिछले, क्योंकि कई सालों तक चलने वाला जो आंदोलन होता है, जो क्रांतिकारी जो गतिविधि होता है, वो कभी कभी धीमा पड़ भी जाता है। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयाँ देखते हैं, क्योंकि हमने प्रथम विश्व युद्ध को अच्छे से विस्तार से, ठीक है ना,
काफ़ी अच्छे से हमने, हालांकि उतना विस्तार तो नहीं है लेकिन उसको समझने के लिए काफ़ी है जितना मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई आर्थिक कुछ कठिनाइयां, जैसे कि उद्योग मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद क्या होगा, उद्योग सब तो बहुत ज़्यादा, देखिए युद्ध में हमेशा निश्चित है दोनों तरफ से खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, दोनों तरफ का हानि होता है। हालांकि जो जीतता है उसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है, लेकिन उसमें ना नुकसान तो होना ही है। तो उद्योग भी अब देखिए उद्योग में मूल्यों का अत्यधिक वृद्धि हुई, यानी अब बहुत कीमती, मतलब कीमती सामान हो गए, ठीक है ना। और साथ ही साथ महंगाई बढ़ने लगा, तो दस्तकार और शिल्पकार वर्ग क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। कृषक जो थे वो निर्धनता से बहुत ज़्यादा परेशान थे। सैनिक जो थे विदेशों में नियुक्त भारतीय सैनिक युद्ध के पश्चात अपने अनुभव सुनाए तथा साम्राज्यवाद का विरोध किया। शिक्षित शहरी वर्ग बेरोजगार हो गया। युद्ध में सहयोग के बदले राजनीतिक लाभ की अ, अब देखिए उपेक्षा भी हुआ, ठीक है ना। अब देखिए युद्ध में सहयोग के बदले राजनीतिक लाभ भी हुआ और उसका उपेक्षा भी हुआ। देखिए जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का योगदान बेहद व्यापक था, यानी कि अंग्रेजों के कब्जे में भारत था, तो भारत के संसाधन तो अंग्रेज लूट ही लिए और यहाँ पे भारत का योगदान भी उसमें दिया गया था, ठीक है ना। पर इसके बदले हमें किसी प्रकार का भारत को लाभ नहीं मिला, क्योंकि भारत को आज़ाद भी नहीं किए, स्वराज्य भी नहीं दिए। अब देखिए विश्वव्यापी साम्राज्यवाद से राष्ट्रवादियों का मोह भंग हो गया था। युद्ध में सम्मिलित सभी साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों को विभिन्न आश्वासन, यानी उपनिवेशों को विभिन्न आश्वासन दिए थे। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या होता, जैसे कि ब्रिटेन जो था वो जैसे भारत जो था वो उपनिवेश था ब्रिटेन का, तो इसी तरह से ब्रिटेन को भी बहुत सारे, जैसे चीन था और ये श्रीलंका और ये सब भी थे। तो क्या हुआ था, जो जितने भी थे आपके जितने भी आपके विश्वव्यापी में थे साम्राज्यवाद, ठीक है ना, साम्राज्यवाद यानी जो साम्राज्य यानी एक साम्राज्य का जो विस्तार करते हैं, ठीक है ना। तो जो साम्राज्यवादी थे उन्होंने अपने जो राष्ट्रवादियों का, मतलब कि उनको बोला था कि हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद आप लोग की सुनेंगे, आप लोग को स्वतंत्र कराएंगे। लेकिन क्या हुआ ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि युद्ध में सम्मिलित सभी साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों को विभिन्न आश्वासन दिए थे युद्ध परांत, जैसे कि लोकतंत्र लाएंगे, आत्मनिर्णय का अवसर देंगे और भरोसा, ये सब दिलाया था, जो कि युद्ध के बाद झूठ साबित होने पर राष्ट्रवादियों को बहुत ज़्यादा निराशा हुआ, ठीक है ना। अब देखिए रूसी क्रांति का प्रभाव, 7 नवंबर 1917 को संपन्न रूस की क्रांति। तो भाई रूस की क्रांति जो हुआ था 7 नवंबर 1917 को हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें यह सिद्ध हुआ था कि जनसमूह की एकता में अपार शक्ति है, यानी कि दृढ़ निश्चयी जनसमूह किसी भी साम्राज्यवादी शासन को समाप्त कर सकती है, ये था। तो ये जो था हमने अभी देखा, ये काफ़ी हमने बहुत कुछ देखा कि जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ हो गया था यहाँ पे। तो ये क्यों हुआ था, देखिए हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल से देखा। अब इसके बाद का वीडियो हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन जाते जाते एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं, ठीक है ना, कौन बनेगा करोड़पति। हालांकि काफ़ी अच्छा गेम है, सबको समझ लेना चाहिए। देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते जो कि 1912 को हुआ था, हमने पढ़ा था अभी कुछ ही समय पहले। तो वो क्या था, यानी उसको क्या कहते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते 1912 को कहते हैं, क्या कहते हैं, मुंबई समझौता या लखनऊ समझौता या दिल्ली समझौता या लाहौर समझौता। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है ना, एकदम बहुत। इसका तो मैंने ट्रिक भी बताया था आपको 1912 वाला, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा आप कमेंट में लिखिए। अभी आप वीडियो को पोस्ट कीजिए, पोस्ट करने के बाद आप उसका उत्तर दे दीजिए। देने के बाद अब मैं आपको उसको उत्तर बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसका जो उत्तर है वो है बी, यानी कि लखनऊ समझौता। काफ़ी अच्छे से हमने डिटेल से इसको पढ़ा है। तो ये ऐसे गेम है, गेम के माध्यम से हमें सीखना है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। हमारे स्मार्ट 97 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये जो बेल आइकन होता है ना इसको क्लिक कीजिएगा, इससे आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। और स्मार्ट 97 चैनल है, अभी मैंने आधुनिक भारत का इतिहास नाम रख दिया है स्मार्ट 97 चैनल का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी मैंने आधुनिक भारत का इतिहास अपलोड किया रहा हूँ पूरा सीरीज को, तो मैंने इसीलिए उसका नाम ये रख दिया है, ठीक है ना। आगे फिर इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है ना नाम, लेकिन वास्तव में जब आप स्मार्ट 97 सर्च करेंगे तो हमेशा मेरा ही चैनल सर्च लिस्ट में आएगा, ठीक है।
हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। जब आप शेयर करेंगे तो आपके दोस्त लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।